हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है आपका बीकॉम एंड बीबीए का, उसका जो चैप्टर है इंसॉल्वेंसी अकाउंट। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम सरप्लस जो है वो पहले तो ये होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट कब और कहाँ कैसे करते हैं ये देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं फिर। देखते हैं सरप्लस। तो सबसे पहले तो आप सरप्लस को समझ लीजिए होता क्या। सरप्लस को हिंदी में हम बोलते हैं आधिक्य। आधिक्य दैट मीन्स कि अधिक, ज़्यादा। कैसे? अ सरप्लस इज एन एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लाइबिलिटीज़। बच्चा, जितनी भी आपकी टोटल एसेट्स है और जितनी भी आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ है, अगर टोटल लाइबिलिटीज़ से आपकी जो टोटल एसेट्स है वो ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा होगी उतना हम कहेंगे कि वो क्या है, आपका सरप्लस है। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सरप्लस इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। सो दैट मीन्स कि आप ये मान लीजिए कि आपकी जो एसेट्स है ना वो 1 लाख रुपीज़ है। एसेट्स कितनी है? 1 लाख रुपए की है। लाइबिलिटीज़ कितनी है आपकी? 70,000 की है। कितनी है? 70,000। 1 लाख की एसेट्स है और 70,000 की लाइबिलिटीज़ है। आप ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया हुआ है 70,000 रुपये का और 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखी है। ठीक है, लोन कितना लिया आपने बैंक से? 70,000। तो लोन क्या हो गई आपकी? लाइबिलिटीज़ हो गई। क्या हो गया? लोन हो गया आपका लाइबिलिटीज़, जो कि कितने का है? 70,000 का। एसेट्स एज अ सिक्योरिटी आपने जो एसेट्स रखी थी उस लोन के लिए वो कितने की थी? 1 लाख रुपए की थी एसेट्स यानी सिक्योरिटी। तो दैट मीन्स कि आपकी एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम है। 1 लाख एसेट्स से 70,000 लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है, तो 1 लाख एसेट्स में से जब आप 70,000 लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो जो 30,000 एक्सेस अमाउंट आ रहा है, एक्सेस अमाउंट ओवर टोटल लाइबिलिटीज़, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सरप्लस हो जाता है। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हुई। आपको याद होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका ये वाला जो साइड होता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो लाइबिलिटीज़ के लिए होता है और जो ये राइट हैंड साइड होता है वो एसेट्स के लिए होता है। ठीक है बच्चा, लाइबिलिटीज़ दैट मीन्स कि जो भी आपके क्रेडिटर्स होते हैं उसमें आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, आप इधर शो करते हैं ना सारे क्रेडिटर्स को। और जो सिक्योर्ड होते हैं तो वो तो ठीक है, जो सिक्योर्ड है उनको सिक्योर्ड रहने दिया, बाकी क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है। और एसेट साइड में क्या होता है कि जो भी एसेट्स होती हैं उनका जो भी वैल्यू रियलाइज़ होता है, रियलाइज़ दैट मीन्स कि उनको बेचा जाता है एसेट्स को, तो बेचने के बाद कितना अमाउंट कहाँ से प्राप्त हुआ वो चीज़ आप यहाँ पर इस साइड पे शो करते हैं। किसमें? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। इतना क्लियर हुआ? तो जब कभी भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एक तो होता है फुल्ली सिक्योर्ड वाला पोर्शन, जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है लाइबिलिटी साइड में, तो उसका क्या मतलब होता है बच्चा? सपोज मान लीजिए आपके जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, मान लीजिए वो हैं आपके 50,000, उसके लिए आपने एक एसेट्स रख दी है एज अ सिक्योरिटी 70,000 की। कोई भी एसेट्स हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई लैंड हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, तो 70,000 आपने क्या रखा हुआ है? मॉर्टेज रख दिया है या गिरवी रख दिया है उस एसेट्स को जिसकी वैल्यू है 70,000 और उसके बदले में आपने 50,000 का लोन ले लिया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो 50,000 का लोन है, वो जो 50,000 के क्रेडिटर्स हैं वो क्या है? सिक्योर्ड है। ठीक है, अगेंस्ट 70,000 एसेट्स। ओके, तो वो क्या है? वो सिक्योर्ड है। तो अब 70,000 और 50,000 जो लोन अमाउंट है वो कम है, सिक्योरिटी अमाउंट ज़्यादा है। तो जब आप माइनस करते हैं ना 50,000 को 70 में से, तो 70 में से जो बचेगा अमाउंट 20,000 रुपीज़ वो आता है सरप्लस। तो वो तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसको आप यहीं पर रहने देते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द एसेट साइड है ना, क्या करते हैं आप? सरप्लस जो इधर वाला आता है उसको इधर ला करके आप उसमें ऐड कर देते हैं और जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है वो उसको आप माइनस कर देते हैं। ये करते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम पूरा बनाते हैं, ठीक है, और जब लास्ट में टोटल करते हैं, तो अगर एसेट्स की जो वैल्यू है सारी जो भी एसेट्स रियलाइज़ हुई बेचने के बाद, अगर उनका अमाउंट इधर का टोटल अमाउंट, ठीक है, इस साइड वाले जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के जो लाइबिलिटीज साइड है उससे क्या होता है? ज़्यादा आता है। ये वाला साइड ज़्यादा आता है, एसेट साइड, तो दैट मीन्स कि सरप्लस आएगा। लाइबिलिटी साइड कम है, एसेट साइड ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो सरप्लस कहलाएगा और उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। और बच्चे ने मुझसे कहा था कि मैम लिस्ट डी में शो करते हैं। जी हाँ, वो लास्ट में हम लिस्ट डी के बाद शो करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे इसको और डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ जाइए। ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस, इसकी थ्योरी भी लिख रखी है, तो वो भी देख लीजिए। जो आपके बुक में गिवन है, जो बच्चे ने मुझे शेयर किया और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको समझते हैं, हर एक वर्ड को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
तो ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस, सरप्लस समझ में आ गया क्या हो गया, जब कभी भी हमारी एसेट्स ज़्यादा होंगे लायबिलिटी से तो जितना अमाउंट ज़्यादा है उसको बोलते हैं सरप्लस। ओके, चलिए, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल दैट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डिस्क्लोज सरप्लस। तो कभी कभी जैसे मैंने बताया कि जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में क्या शो करता है, वो डेफिशिएंसी शो करता है, कमी शो करता है। कमी दैट मीन्स कि जब लायबिलिटी साइड ज़्यादा होगा और एसेट साइड कम होगा तो उस केस में क्या आएगा बच्चा, डेफिशिएंसी आती है। तो वो हम इधर ही दिखा देते हैं डेफिशिएंसी करके लिस्ट एच में, ठीक है। लेकिन अगर एसेट साइड ज़्यादा होती है और लायबिलिटी साइड कम होती है तो वहाँ पर उस केस में आता है आपका सरप्लस। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अब आगे देखिए, दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द डेटर दैट मीन्स कि जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है, जो पर्सन डेटर है, डेटर समझ रहे हैं, जो देनदार है, जो उन लायबिलिटीज़ को देगा, उन लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेगा, है ना। देनदार बोलते हैं, डेटर मीन्स देनदार, ठीक है, जो पैसे देता है, किनको, अपने लेनदारों को पैसे वापस देगा, वो कौन होता है, डेटर होता है। तो अगर डेटर की एसेट्स जो भी रियलाइज हुई हैं, ठीक है, सो इट कैन happen only when the realizable value of assets of the debtor is more than the amount payable to his creditors। तो उस डेटर की जो भी एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू है वो अपने क्रेडिटर को जितना पे करने वाला है, ठीक है, पेएबल है, जितना अमाउंट उसको पे करना है अपने क्रेडिटर्स को, उससे जितना ज़्यादा होगा वो होता है आपका क्या, सरप्लस। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो सरप्लस शो करता है, ठीक है, समझ गए ना कि जब कहीं भी पेएबल अमाउंट से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स ज़्यादा होंगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका सरप्लस आता है, ठीक है। अब आगे आइए, द सरप्लस इफ़ एनी इज़ शोन आफ्टर लिस्ट डी। और जो सरप्लस होता है सो कब शो करते हैं, लिस्ट डी के बाद। अब लिस्ट डी क्या है बच्चा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। आपको याद है पहली जो लिस्ट होती थी वो होता था अनसिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, एंड फुल्ली सेकेंड जो होती है वो होती है फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, और थर्ड होता है पार्टली सिक्योर एज पर लिस्ट सी, और जो थर्ड होता है फोर्थ होता है वो होता है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी, ठीक है बच्चा। इसमें आपके वो रेंट आ जाता है, टैक्सेस आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये याद रखिएगा। सो लिस्ट डी इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का ये वाला जो साइड होता है वो लाइबिलिटी साइड होता है और ये वाला साइड जो होता है वो एसेट साइड होता है बच्चे, ठीक है। तो जो लाइबिलिटी साइड है ना वहाँ पर जो लिस्ट डी है उसके जस्ट बाद आपको इस सरप्लस को शो करना होता है, ठीक है। सो लाइबिलिटी साइड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड ऑल्सो एज अ लास्ट आइटम, और इसके साथ साथ ये कहाँ पर लास्ट आइटम होगा, इन द राइट साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। अब जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं इसको कमी का खाता, कमी खाता, ठीक है। तो जब आपको याद होगा जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डेफिशिएंसी आता था लिस्ट एच में, इस साइड पे जो आपकी एसेट साइड है यहाँ पर जब आता था तो आप उसको कहाँ पर शो करते थे, लेफ्ट साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट, उस डेफिशिएंसी को शो करते थे, किसकी, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में शो होती थी, ठीक है, आ जाती थी, फाइन करते थे हम। लेकिन अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको क्या डिस्क्लोज करे, सरप्लस डिस्क्लोज करता है, सरप्लस दिखाता है, आता है आपका, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, उसको कहाँ शो करोगे आप, डेफिशिएंसी अकाउंट के राइट साइड, ये वाला साइड इधर वाला, उसको राइट साइड में उस सरप्लस अमाउंट को हम एट द एंड ऑफ द डेफिशिएंसी अकाउंट शो करेंगे, ठीक है। लास्ट आइटम होगा डेफिशिएंसी अकाउंट में, ठीक है, और इस साइड पे शो करेंगे। अब इतना पॉइंट क्लियर हुआ, यकीन करती हूँ मैं अच्छे से समझा पा रही हूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ अच्छा कॉमेंट भी करते जाइए। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए आगे थोड़ा और इसका पोर्शन बचा हुआ है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पोर्शन है ना, ये जो इतना लिखा हुआ है उनके बुक में जो ये पॉइंट गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, मीन्स आपको नॉलेज होनी चाहिए कुल मिला के। तो इंसॉल्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, हम सबको पता है जो भी हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, जब भी पढ़ते हैं उसमें दो एक्ट
जो होता है उसको फॉलो किया जाता है। पहला है प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, सेकेंड है आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 जो है वो कहाँ फॉलो होता है, किन स्टेट्स में किन सिटीज़ में फॉलो होता है, तो मैं वो बता दूँ। आप मान सकते हैं जैसे कि आपकी चेन्नई हो गई, जो अभी के टाइम में तो बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ हो गई हैं, लेकिन स्टार्टिंग डेज में कुछ ही मेट्रो सिटीज़ थी, जैसे कि चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता। ठीक है, तो कहा गया था कि मेट्रो सिटीज़ जितनी भी हैं वहाँ पर कौन सा आपका इंसॉल्वेंसी एक्ट अप्लाई होगा, तो वो था प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, जो कि किस पे अप्लाई होता था, चेन्नई, मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये वहाँ पे अप्लाई होता था। अभी तो बहुत से, जैसे लखनऊ भी एक मेट्रो सिटीज़ में आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाएगा। अब अगर हम बात करें बाकी, ये जो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 है, ये बाकी सिटीज़ के लिए अप्लाई होगा, मीन्स ऐसी जगहों पे जो आपके बिजनेस है और वो इंसॉल्वेंट होते हैं तो। अच्छा, इंसॉल्वेंट का मतलब तो जानते हैं ना, इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया हो जाना। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, दिवालिया खाते। इंसॉल्वेंट का मतलब होता नहीं कि कोई पर्सन कंगाल हो गया है, यहाँ पे पागलपन से मतलब नहीं होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल हो जाना, और कंगाल का मतलब होता है जिसके पास पैसे इतने नहीं हैं कि वो अपने सारे दायित्वों का भुगतान कर सके, अपनी सारी लाइबिलिटीज़ का, अपने सारे लोन को वापस कर सके। तो ऐसे पर्सन के पास जब इतना पैसा नहीं होता है तो उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है, और कोई भी ऐरा गैरा उसको नहीं बोल सकता कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट है जब तक उसको कोर्ट इन इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बोल देता कि हाँ, ये पर्सन या ये बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हो गए हैं। ठीक है, अब चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसका इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड सेक्शन 67 ऑफ प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में पूछता है या फिर जो MCQs आते हैं वहाँ पर भी पूछ लेता है। ठीक है, समझा दिया। ये दोनों एक्ट मैंने बता दिए कहाँ पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, किन सिटीज़ में अप्लाई होते हैं। इफ़ देयर रिमेन एनी बैलेंस आफ्टर फुल पेमेंट टू क्रेडिटर्स, समझ रहे हैं कि अगर जो भी डेटर है, डेटर जान रहे हैं ना, जो पेमेंट करने वाले हैं या जो बिजनेसमैन है जिनको इंसॉल्वेंट हो रही है, जिसके जो फर्म के एसेट्स को बेचा जा रहा है और लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर उनके क्रेडिटर्स का पेमेंट पूरा कर दिया जाता है, क्रेडिटर समझ रहे ना, लेनदार। लेनदार कौन होते हैं, जिनसे उस कंपनी ने या उस पर्सन ने लोन लिया था। जो इंसॉल्वेंट हुए हैं उस पर्सन ने जिनसे लोन लिया था, जिससे लोन लिया था उसको कहेंगे क्रेडिटर, यानी लेनदार। तो जब पैसे इन्होंने लिए थे तो बाद में ये भी तो लेंगे ना उनसे, दैट मीन्स ये लौटाएंगे इनको, अपना लोन अमाउंट तो वापस लेंगे ही। तो ये होते हैं लेनदार, क्रेडिटर होते हैं लेनदार। ठीक है, तो अगर इन लेनदारों का पूरा पेमेंट करने के बाद कुछ अमाउंट बच जाता है, इंक्लूडिंग देयर इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि इन क्रेडिटर्स का, जाहिर सी बात है जब आप लोन लेते हैं तो उस लोन अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना होता है ना। ये कहाँ से आ गई चीटी। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो जो इंटरेस्ट होता है उसको इंक्लूड करके ये बोल रहे हैं कि उनका पूरा लोन अमाउंट तो आपने पे किया ही किया, साथ में उसका इंटरेस्ट भी पे कर दें, और पे करने के बाद अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो क्या करेंगे, एज वेल एज फुल पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो सिर्फ क्रेडिटर और इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं, खर्चों का भी पेमेंट, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, उनका पेमेंट आपने कर दिया। ठीक है, सो इट विल बी गिवन टू द डेटर, तो ऐसे खर्चों का जो पेमेंट अगर दे दिया जाएगा डेटर के थ्रू, तो क्या होता है, ऐसे में उस डेटर को क्या कहा जाता है कि वो इंसॉल्वेंट नहीं है। इंसॉल्वेंट दैट मीन्स कि वो दिवालिया अभी नहीं हुआ है। दिवालिया कब मानेंगे, जब उसके पास पैसों की कमी होगी और वो अपनी क्रेडिटर्स का, अपने खर्चों का पेमेंट नहीं कर पाएगा, तभी तो वो दिवालिया कहलाएगा ना। लेकिन अगर पूरा पेमेंट कर दे और फिर भी उनके पास पैसे बच जाएं, तो ऐसे में वो कहाँ इंसॉल्वेंट हुए। तो वही ये चीज़ नीचे एक नोट्स में गिवन है, तो वो देख लीजिए। इनफैक्ट इन केस ऑफ सरप्लस, तो जब कभी भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सरप्लस शो करे, सरप्लस डिस्क्लोज करे, सो इट इज़ नॉट प्रॉपर टू कॉल द डेटर एज इंसॉल्वेंट। तो कभी भी इस तरीके से, ये पूरे तरीके से ये बात नहीं कही जा सकती कि वो डेटर, वो पर्सन जिसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जा रहा है, जिसकी एसेट्स को बेचा गया है, उसको प्रॉपर वे में हम इंसॉल्वेंट नहीं कह सकते, बिकॉज ही इज़ एबल टू पे ऑफ हिज लाइबिलिटीज़ फुल्ली। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एबल है अपनी लाइबिलिटीज़ का
पूरी तरीके से लौटाने में, है ना, वो सक्षम है, वो अपनी सारी लायबिलिटीज़, सारे खर्चों का, सारे क्रेडिटर्स का, सारे लोन का पेमेंट कर सकता है, उसके पास इतना पैसा है। ठीक है, तो जो अमाउंट बच जाता है सारा पेमेंट करने के बाद भी, जो भी एसेट्स का अमाउंट बचेगा वो कहलाता है सरप्लस। और अगर सरप्लस आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डिस्क्लोज कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो पर्सन या वो बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एक में देखिए, इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है ना कि डेफिशिएंसी आए, वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये दिवालिया खाता, दैट मीन्स कि वो पर्सन दिवालिया हो गया, तभी तो दिवालिया खाता बनाया जा रहा है। तो कभी कभी सरप्लस, बहुत रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन मिलेगा आपको जहाँ पर सरप्लस शो करेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अदरवाइज मुश्किल होता है। मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि डेफिशिएंसी ही आती है। पर बच्चे ने कहा कि मैम प्लीज़ इसका एक क्वेश्चन भी कराइए, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक एकलौता क्वेश्चन मैंने ढूंढा है, बुक में मिला है, उसको सॉल्व करूँगी आपके साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। इस चैप्टर से रिलेटेड और जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ आई बटन पर देखने को मिल जाएंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, BCom एंड BBA फर्स्ट ईयर करके, उसको देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।